मोदी कैबिनेट में सिंधिया, कद बढ़ा तो जोश भी बढ़ेगा, चुनाव में बड़ा रोल भी होगा। सिंधिया का दम, बीजेपी का परचम। ये खुशी केंद्रीय कैबिनेट में एमपी को जगह मिलने की है। ये खुशी सिंधिया को एक बार फिर से मंत्री बनता देखने की है। ये खुशी युवा उम्मीद को तरजीह देने की भी है। सिंधिया का इंतजार खत्म हुआ। वो केंद्र में उस ओहदे पर पहुंच गए जिसकी पिछले दिनों खूब अटकलें लगी। सिंधिया के कदम कभी दिल्ली तो कभी भोपाल में कदम ताल करते दिखे और आखिर वो केंद्रीय मंत्रालय पहुंच ही गए। और निश्चित रूप से सिंधिया जी उस जिम्मेदारी को न केवल बाखूबी निभाएंगे, बल्कि जो उनके काम का जज्बा है, जिस प्रकार से वो जमीन से जुड़कर काम करते हैं, वो जमीन से जुड़कर काम करने में पार्टी के लिए भी एक शक्ति मिलेगी और युवाओं में भी बहुत जोश में देख रहा हूँ कि चारों तरफ जोश है। शो अवसर है कि माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भी केंद्र में हमारे मंत्री हैं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी एक टीम बन करके इस प्रदेश के विकास का जो चौराहा विकास दिखेगा, आम लोगों को उसका फायदा मिलेगा। हालांकि सिंधिया को लेकर सियासत में सबकी सोच एक जैसी नहीं है। बीजेपी में उनके बढ़ते कद से खुशी है तो कांग्रेस में कुछ और ही माहौल है और इस माहौल पर तंज कसने में बीजेपी भी हाजिर जवाब है। पारिवारिक परंपराएं हैं, निभाते रहे, झांसी की रानी से लेकर कमलनाथ तक। उससे लोगों में अच्छा संदेश नहीं। अब आप कितने भी दौरे कर लो, भाजपा का सर्वनाश तो होना तय हो गया है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बरनौल भिजवाऊंगा मैं उनके पास, उससे ही उनका ट्वीट ठीक हो पाएगा। आप ये जलन है मित्र। जानकारों की माने तो सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की चुनावी रणनीति है। एक तो सिंधिया जहां जाते हैं वहां भीड़ जुट जाती है, यानी वो मास लीडर के साथ अच्छे वक्ता भी हैं। दूसरा, युवाओं के बीच सिंधिया की लोकप्रियता ज्यादा है। तीसरा, सिंधिया ग्वालियर चंबल की राजनीति के साथ मध्य प्रदेश से सटे यूपी और राजस्थान के कई इलाकों पर भी असर रखते हैं। वैसे भी जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उन्हें पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया था, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में आगे सिंधिया की भूमिका क्या होने वाली है और केंद्रीय नेतृत्व ने कितने दूर की सोची है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मिस्टर बने मिनिस्टर। तो वो घड़ी आ गई जिसका सिंधिया जी के समर्थकों को, प्रशंसकों को, बीजेपी में उनके फॉलोअर्स को, सबको इंतज़ार था। वो घड़ी आ गई और इस घड़ी को लेकर कांग्रेस की अपनी दृष्टि है और इसके पीछे उसका दर्द भी है, उसकी तकलीफ भी है। कभी उसी की बड़ी जो उसका वृक्ष है पार्टी रूपी, उसकी एक बड़ी मजबूत शाख हुआ करते थे सिंधिया जी, लेकिन अब ये सब अतीत की बातें हैं और राजनीति का ये सब हिस्सा है। अब सवाल ये है कि सिंधिया जी का मध्य प्रदेश में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि पिछले टर्म में वो जब कांग्रेस में रहे तो वो राज्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं, तो अब वो ऐसे मंत्री हैं जिनके पास अनुभव भी है केंद्र में मंत्री के तौर पर काम करने का और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर तो करीब करीब 2 दशकों का उनका अनुभव है। अभी वो ज़रूर राज्यसभा में हैं, लेकिन इसके पहले उनका भरा पूरा टर्म रहा है लोकसभा का, जो करीब करीब 17 साल तक चला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दायित्व है उनके पास और मध्य प्रदेश की ताकत इसलिए बड़ी है, जैसा हम बार बार कह भी रहे हैं विश्लेषण करते हुए, कि एक क्राउड पुलर लीडर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक क्राउड पुलर, जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि की छवि रखकर आगे बढ़ते रहे। अब उनके साथ सिंधिया जी भी जुड़ गए हैं, क्योंकि उनके साथ भी अब एक महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद है और कैबिनेट मिनिस्टर का पद है। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में तो ये जोड़ी अपनी प्रेजेंस बहुत ताकत से दर्ज कराएगी ही, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो या फिर चुनावी दौरे हों।
बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बीजेपी को एक सितारा प्रचारक मजबूत मिला है। जैसा हमने कहा कि सिंधिया एक क्राउड पुलर लीडर हैं और सिंधिया जी के साथ अपना वायदा पूरा करके बीजेपी ने यह भी बताया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो भी नेता अगर अपना एक अच्छा करियर कांग्रेस में उनका रहा या किसी पार्टी में रहा वो छोड़कर आए हैं तो उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे वो ना देखें बल्कि अब आगे देखें, क्योंकि उनके लिए और बेहतर भविष्य पार्टी में है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका मैं। सैयद जाफ़र हैं हमारे साथ, युवा कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता हैं, खुलकर बोलते हैं और अच्छी बात यह है कि राग द्वेष से मुक्त रहने की कोशिश उनकी जारी रहती है, क्योंकि शायद वो समझते हैं कि ये भला नहीं करता, नुकसान ही अधिक करता है। उनका भी स्वागत करता हूं मैं। देवश्री माली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्वालियर चंबल की राजनीति नहीं मध्य प्रदेश की राजनीति को भी बहुत बेहतर समझते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पहली टिप्पणी देवश्री माली जी की ही। सिंधिया जी का आना मध्य प्रदेश के लिए किस तरह से एक ताकत का सबब बनेगा बीजेपी के लिए, बीजेपी के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं सिंधिया जी के बीजेपी में उनके लिए भी, और खुद सिंधिया जी के आगे भविष्य के करियर के लिए क्या कहेंगे श्री माली जी? जी देखिए, बिल्कुल आपने 3 सवाल किए कि बीजेपी के लिए, उनके समर्थकों के लिए और भविष्य की राजनीति के लिए। भाजपा के लिए निश्चित तौर पर वो एक ताकतवर रहेंगे, क्योंकि युवा भी हैं, ऊर्जा भी है और अनुभव भी है। तीनों चीज़ें हैं। जो उससे भी बड़ी चीज़ है वो एक सेलिब्रिटी कल्चर के व्यक्ति हैं। उनके साथ भीड़ तो और नेताओं के साथ भी इकट्ठी होती है, लेकिन उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए भी लोग जाते हैं, क्योंकि सिंधिया सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी। उनका पूरा परिवार ही राज परिवार के हैं। राज परिवार का अपना एक रूप होता है और जनप्रतिनिधि भी हैं। तो तीनों चीज़ों को मिला के ये एक प्राउड पुलर पे जैसा आपने कहा ना कि क्राउड पुलर के रूप में काम करेंगे, वो तो करेंगे ही। जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने की सिंधिया परिवार की परंपरा है उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरा, उनके समर्थकों का ये चीज़ अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि उन्होंने बहुत सारे समर्थकों को अपना संगठन में एडजस्ट भी कराया है, लेकिन चूँकि वो बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक आए हैं तो उन्हें पार्टी के विभिन्न पदों पर शेयर कराना अब सिंधिया की जिम्मेवारी होगी। अब एक वो महत्वपूर्ण पद पर भी हैं तो कुछ दिल्ली में भी शेयरिंग कर सकेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति में शेयर कर सकेंगे। तो बीजेपी सिंधिया के आने से निश्चित तौर पर काफ़ी मजबूत हुई है, जो पहले से ही बहुत मजबूत थी। अब जैसे उत्तरी मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य के आधार पर ही कांग्रेस के फैसले हुआ करते थे। अब यहाँ कोई कांग्रेस का विकल्प भी नहीं बचा है कांग्रेस के पास। कांग्रेस को तो अभी खड़ा करना है, खड़ा होना है। बहुत सारे कार्यकर्ता चले गए, बहुत सारे नेता भी चले गए, क्योंकि वो सिंधिया द्वारा बनाए गए नेता थे। कांग्रेस में यही एक कल्चर है, छत्रप कल्चर, और बीजेपी का अलग है। तो अब चुनौती वही है कि कैसे जो एक दूसरे को आत्मसात करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति में भी बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। हमने रिपोर्ट में भी देखा, आपने अपने नरेशन में भी ये बात कही। सिंधिया का ये कहते हैं उपयोग होगा, बहुत तरीके से उपयोग होगा। सिंधिया मराठी है तो महाराष्ट्र से लेके गोवा तक उनका इस्तेमाल किया जाएगा। सिंधिया को अंग्रेजी अच्छी आती है, बहुत बढ़िया अंग्रेजी में भाषण देते हैं, तो उनका दक्षिण भारत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। प्रियंका गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने पिछली बार चुनाव अभियान में भाग लिया था। भले ही वहाँ सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ, सिंधिया ने अपनी जड़ें वहाँ बनाई, उसका लाभ मिलेगा। और चौथा जो लाभ मिलने वाला वो राजस्थान में अभी वसुंधरा के खिलाफ कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा करती थी। अब वहाँ सिंधिया परिवार का एकमेव भाजपा के पास रहेगा छतरी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर जी कि राजस्थान का बहुत सारा इलाका, धौलपुर से लेकर के भरतपुर तक, और पीछे अगर हम चले जाएंगे सवाई माधोपुर से लेके और आगे तक, जो मालवा से लगा हुआ इलाका और ग्वालियर चंबल से, वो पूरा सिंधिया रियासत का हिस्सा ही हुआ करता था। तो वहाँ भी सिंधिया परिवार का बड़ा प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि ये जो है एक
बुके है जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बताइए, बीजेपी इतना सोच लेती है और कांग्रेस कहाँ किन चीज़ों में अटक जाती है। ये भी है कि भरतपुर सवाई माधोपुर कहाँ अंग्रेज़ी में बोलना, बड़ा बढ़िया आपने विश्लेषण करके हमारे सामने प्रस्तुत किया कि सिंधिया जी की कितनी मल्टीटास्किंग, जिसको अंग्रेज़ी में एक शब्द है कि बहुउपयोगितावादी एक राजनेता के तौर पर वो सामने आते हैं। सैयद जाफ़र साहब, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपके बारे में पार्टी का नज़रिया क्या है, क्योंकि आपसे मोहब्बत करने वाले आपके बारे में भी कहते हैं कि मल्टीटास्किंग आप भी कर लेते हैं। तो क्या जो मल्टीटास्किंग वाले नेता हैं उन्हीं की मुसीबत हो जाती है कांग्रेस में? ये तो अलग, इस पर कभी और बात कर लेंगे। आप किस तरह देखते हैं? बधाई तो देना ही चाहिए और देंगे भी, आप बड़े मन के राजनेता हैं जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रतिनिधि को स्थान दिया और उसमें एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो हमारे साथ 10 साल 15 साल काम किए, और मैं बिल्कुल उन्हें बधाई देता हूं। व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आज निर्णय हुआ, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज के मंत्रिमंडल से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कद नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो व्यक्ति हैं जो केंद्र में 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बड़े बड़े विभागों के मंत्री रह चुके हैं। और उसके बाद हमने भी देखा, आपने भी देखा, मैं श्रीमाली जी ने जो विस्तार पूर्वक बताया, मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको इशारा कर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के सखा के रूप में हिंदुस्तान ने उनको देखा, चाहे लोकसभा में सदन के अंदर या सदन के बाहर। यूपी के अंदर प्रियंका गांधी का साथी के रूप में लोगों ने देखा। इससे बड़ा कद नहीं हो सकता। क्या वो आज प्रधानमंत्री जी के सखा के रूप में काम कर रहे हैं? क्या वो अमित शाह जी के सखा के रूप में काम कर रहे हैं? नहीं। जब कांग्रेस पावर में थी उस वक्त भी ज्योतिरादित्य सिंधिया इन हाईकमान के सखा के रूप में काम करते थे, और जब कांग्रेस विपक्ष में गई तब भी वो सखा के रूप में काम करते। तो मुझे नहीं लगता, और मैं बड़ा, जिसको मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कद आज नहीं बढ़ा। हाँ, अगर इन्हें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का जिस दिन बना दिया जाएगा उस दिन मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में उनका कद को बढ़ा दिया। एक बात। दूसरी बात, मैं इस बात को बिल्कुल मानने से इंकार नहीं हूं तथ्यों के आधार पर कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को कमजोर हो या खड़े नहीं हो पा रही। मैं ग्वालियर के प्रॉपर की बात करता हूं। आज भी ग्वालियर के अंदर 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे वो इमरती देवी जी हो, चाहे हमारे लाखन सिंह यादव जी हो, चाहे प्रवीण पाठक जी हो, चाहे सिकरवार जी हो। तो हमने जीता, हमने मुरैना के अंदर जीत हासिल की, हमने भिंड के अंदर जीत हासिल की। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस कमजोर हो। और एक अंतिम बात मैं बड़ी साफ गोई से कहना चाहता हूं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दांव खेला है और प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के एक चमकते सितारे को अपनी ओर लेके गए। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या देंगे, क्या उनका उपयोग करेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े चमकते हुए सितारे को कांग्रेस पार्टी से दूर किया, जिसका बहुत नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। आगे कांग्रेस पार्टी इसका नुकसान कितना भर पाएगी, और मैं ये नहीं कहता कि भर के ऊपर के नहीं आ पाएगी, ऐसे कई नेता गए, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे साउथ में हो, लेकिन कांग्रेस उभर के बाहर आई है। लेकिन हाँ, वास्तव में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक बड़ा दांव खेला, जिससे कि जरूर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के अंदर एक जगह खाली हुई। जी हाँ, रजनी जी, मध्य प्रदेश के लिए अनुकूलता वाला ही संदेश लेकर आया, जैसी अपेक्षा थी। 5 मंत्री मध्य प्रदेश से रहे, ग्वालियर चंबल की ताकत और बढ़ गई, बुंदेलखंड की ताकत और बढ़ गई। बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल ये ऐसे रीजन भी माने गए हैं जो ख़ासतौर से बुंदेलखंड की, जिसका ऐसा माना गया कि जिस तरह का एक राजनीतिक कद होना चाहिए था वो किन्हीं किन्हीं कारणों से नहीं रहा है। सिंधिया जी पर केंद्रित है चूँकि ये हमारा डिस्कशन, तो सिंधिया जी का आना बीजेपी की ताकत भी बढ़ाएगा, ये निश्चित तौर पर बड़ी बात है। और जिस तरह के क्राउड पुलर और एक जिस तरह का बहुत अच्छा विश्लेषण, मुझे लगता है उसमें कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बहरहाल आपकी टिप्पणी इस पर। जी देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें आदरणीय देवश्री माली जी ने कर दी। मैं कुछ बातें जरूर अपनी मर्यादा के कारण नहीं कह पाता,
लेकिन वो भी देवश्री माली जी ने कह दी। भारतीय जनता पार्टी ने नियोजन बहुत अच्छे से संगठन में किया है और वही दृष्टि पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार की जो आप प्रक्रिया देखेंगे दिखाई पड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में आज की चर्चा है तो निसंदेह रूप से मध्य प्रदेश में लाभ होना ही होना है। ये मध्य प्रदेश का दिन आज के लिए वाकई अच्छा दिन है, क्योंकि यहाँ 2 कैबिनेट मंत्री मिले हैं, वीरेंद्र कुमार जी के माध्यम से बुंदेलखंड में और स्वाभाविक सिंधिया जी के माध्यम से न केवल ग्वालियर चंबल संभाग में बल्कि एक बृहद क्षेत्र में हमें उसका लाभ मिलेगा ही। ये लाभ केवल जनाधार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मात्र इतना नहीं है। ये लाभ गवर्नेंस की दृष्टि से सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पोर्टफोलियो को वो प्राप्त करेंगे, उसके माध्यम से भी कुछ उपलब्धियां इस प्रदेश को मिलने वाली हैं। उसके कारण कई प्रकार की जो हमारी योजनाएं अगर कम गति से चल रही थी तो तेज गति को प्राप्त होने वाली है। स्वाभाविक है कि युवा हैं, एक युवा उभरते हुए हैं, महत्वाकांक्षाएं भी उनकी अपनी शासन की दृष्टि से उसको पहुंचाने की दृष्टि से, जैसे गवर्नेंस की डिलीवरी हम कहते हैं, वो स्वाभाविक उनके अंदर होगी और वो दिखाई भी पड़ती है। और रही बात आकलन करने की कि उनका कद बढ़ा घटा, तो मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी नेता का आकलन परिस्थितियों के सापेक्ष होता है जी। कई बड़े बड़े नेता आज कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हीं के समकक्ष तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हैं। तो नेता ने क्या दिया, कितना किया, क्या कर रहा है, उसकी प्रेजेंस लोगों के बीच में कैसी है, यह मायने रखता है। और उस समय की परिस्थितियां क्या हैं, तब से लेकर 2018 से लेकर अब तक बीता बहुत समय हुआ। आज मैं जरूर जाफर साहब को बधाई दूंगा कि आपने पहली बार मैंने कांग्रेस के किसी नेता पदाधिकारी के मुंह से शुभकामनाएं सुनी है। नहीं, परंपरा ऐसी ही थी जाफर साहब कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश को स्थान मिलता था तो शुभकामनाएं दी जाती थी कि मध्य प्रदेश से हमें इतना स्थान मिला, शुभकामनाएं। हम निश्चित तौर पर आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास होगा, ऐसी ही शुभकामनाएं दी जाती। बिल्कुल सही बात। लेकिन दुर्भाग्य से कई मित्रों के साथ में आज दिन भर में कभी फोन पर या कभी प्रत्यक्ष चर्चा में रहा तो इस प्रकार का भाव दिखाई नहीं पड़ा। ये कभी और बात कर लेंगे हम, कभी तथ्यों के आधार पर और बहस कर लेंगे, चलती रहेगी। लेकिन ये आकलन है, राजनीतिक दल के तौर पर आकलन कांग्रेस अपना कर रही है, करती भी होगी। कुछ बातें जाफर साहब जैसे लोग कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो विश्लेषक हैं वो आकलन करते हैं और समय कई बार चुनाव के परिणामों के तौर पर सामने इबारत लिख के खड़ा कर देता है। लेकिन मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश कोरोना के बाद में आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी कमजोर पड़ा है। वो कमजोरी को हम भरपाई करते हुए आगे बढ़ने की दरकार रख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो संसाधन जुटाने हैं, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर को लेकर हो, चाहे वो स्वसहायता समूह को लेकर हो, छोटे छोटे प्रयासों से लेकर बड़े बड़े काम की तरफ बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सिंधिया जी और वीरेंद्र जी दो बड़े हैंड, दो बड़े हाथ और मजबूती के साथ में कारगर सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं रजनीश जी के इस जेस्चर को अप्रिशिएट करता हूं और सैयद जाफ़र साहब को तो मैं जितना समझता हूं, दोनों ही राजनेताओं को जितना मैं जानता हूं, बहुत संजीदा अप्रोच है राजनीति का। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एक ने अगर एक अच्छा स्टेप लिया तो दूसरे ने भी तुरंत उसको एक्नॉलेज किया, क्योंकि ये परंपरा ऐसी नहीं है कि एक व्यक्ति कह रहा है तो उस प्रतिस्पर्धी उसका, जैसे हम टेनिस या क्रिकेट में जीत हार के बाद हाथ मिलाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं आपने शानदार प्रदर्शन किया, बहुत बधाई आपको। ये परंपरा है और यही इस दुनिया के सबसे गौरवशाली लोकतंत्र की ताकत है। और दो युवा राजनेता जब इस जेस्चर के साथ सामने आते हैं तो ऐसा लगता है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में 2021 में फिर नई सियासत की कहानी। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा। श्रीमाली जी, मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी के बड़े फैसले हो रहे हैं, ऐसा लगता है अंतिम समय में। ये रहस्य है, अभी भी मैं कहूँगा, खुलेगा शायद आगे जाके, हालांकि बीजेपी में कठिन है, बड़ा अंदर की कहानी। लेकिन क्या वजह रही कि जावड़ेकर जी और रविशंकर जी अंतिम क्षणों में कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे और उन्होंने त्यागपत्र दिया? हो सकता है त्यागपत्र पहले दिया हो, लेकिन नेगोशिएशन कुछ बात चल रही हो तो उसका खुलासा बिल्कुल एन फेरबदल के पहले हुआ। लेकिन उम्र एक कारण अगर बताया जा रहा है कि 70 साल के जावड़ेकर और 66 साल के रविशंकर जी, तो बीजेपी बहुत सख्त हो रही है उम्र के प्रतिमानों को, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर और सरताज सिंह इसी क्राइटेरिया के चलते टिकट से छूटे थे। तो ये एक बड़ा प्रश्न है।
ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी क्या काफ़ी एक युवा बीजेपी की बात करने की तरफ बढ़ चली है अब, ये एक बड़ा सवाल है। और जिन बुजुर्ग नेताओं को, क्योंकि राजनेता के भीतर राजनीति खत्म नहीं होती, तो क्या एक असंतोष भी पीछे बीजेपी छोड़ रही है, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हों, चाहे संतोष गंगवार हों, रविशंकर जी हों, जावड़ेकर जी हों? जी जी। देखिए, दोनों बातें हैं। जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी की चीज़ें बाहर नहीं आती, वो अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। राजनीति में बोलने का कुछ और होता है और करने का कुछ और होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये जो मंत्रिमंडल से हटाए गए हैं लोग, उसके पीछे मुख्य जो वजह रही, वो वजह है उम्र तो बहाना है जिसको हटाना। आपको भी पता है कि जब हटाना होता है तो उम्र आती है, और जब नहीं हटाना होता तो येदुरप्पा आ जाते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि ईश्वर अगर किसी को मारता है तो कोई ना कोई बहाना ही देता है बीमारी का। तो इसी प्रकार से राजनीति में जब किसी को किनारे करना होता है तो उसके लिए एक बहाना ढूंढा जाता है, और ये अच्छी बात भी है। ये जो लोग हटाए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों का अगर हम देखेंगे तो पिछले 3-4 साल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी समय समय पर इस बात को एक्नॉलेज किया, अपना रिपोर्ट कार्ड भी मंगाया, उन्होंने बहुत सारा होमवर्क किया। अगर हम देखेंगे तो संक्षेप में सर, मैं दोनों मित्रों से एक सवाल लेना चाहूँगा। पोखरियाल के बयान जी 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 ये है ना, तो ये जो है ना परफॉर्मेंस बेस्ड परिवर्तन है। और जो लाना था इनको, ये अपने घर के लोग हैं ना, संगठन में लगा के इनकी और उपयोगिताएं अभी मुझे जो लगता है कि जो सीनियर लोगों को इसलिए बाहर किया गया है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पार्टी अब उसकी तैयारी में जुटने वाली है, और ये लोग उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। जाफर साहब, ये मैं फिर नहीं कहूँगा कि तुलना कर रहा हूँ मैं, दो अलग अलग पार्टियां हैं, मुख्तलिफ वर्किंग है, मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ माजी है, इतिहास है, हिस्ट्री है। लेकिन आपके यहाँ कैप्टन अमरिंदर साहब मनाने के लिए बुलाए गए हैं दिल्ली। वो कहते हैं सिद्धू के बारे में कोई बात नहीं हुई, मैं नहीं जानता, बाकी जो तय होगा वो सब सर माथे होगा। सिंधिया जी, अब गुजरी हुई कहानी हो गई, लेकिन जिक्र तो होगा ही कि नाराज़ होकर ही निकले। पायलट साहब बीच बीच में नाराज़ हो जाते हैं, सीमा रेखा की तरफ बढ़ते हैं, फिर घेर घार के उनको लाया जाता है। अब तो कमलनाथ जी को जिम्मेदारी दी गई है। आपके यहाँ अभी कलह के स्वर जो हैं, आलाप सुनाई दे रहे हैं, और एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जहाँ बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हटा दिए जाते हैं, बड़े बड़े नेता, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता बड़े आसानी से अपने जो भी भूमिका उनको दी जाती है स्वीकारते हैं, फिर किनारे होते हैं तो किनारे बैठ जाते हैं। आपके यहाँ अभी भी अजय सिंह जी का स्वर, अरुण यादव जी का स्वर कई बार बेसुरा होने की तरफ बढ़ जाता है। तो मैसेज आपके लिए साफ है कि सीखना तो पड़ेगा सर कुछ, अब हम सिखाने वाले नहीं हैं सर, आप कांग्रेस बेहतर समझती। बहुत संक्षेप में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, आप मेरे से वो बातें कहला लेते हैं जो मैं चाह के भी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे कह देता हूं। देखिए, एक बात हमको फिर समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का ये जो निर्णय लेने वाली स्थिति रहती है, या बात, ये जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, ये आज की नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 20, 25, 30 साल जहां से मैंने राजनीति की शुरुआत की, ये होता है। कांग्रेस पार्टी का ये तरीका ही ऐसा है। अब ये तरीका कितने दिन तक चला, कांग्रेस कब तक मजबूत रही, हम आपके सामने हैं। ये तरीके का नुकसान क्या हो रहा है, इस तरीके से पब्लिक में क्या माहौल जाता है, ये भी हम सहमत हैं। तो ये बात मैंने कई बार आपके चैनल में भी कही है कि संगठनात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को कसा। ऐसा नहीं है कि वहां कलह नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां कैलाश विजयवर्गीय जी के या नरोत्तम मिश्रा जी के या अन्य नेताओं के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार को, कमलनाथ जी की सरकार को गिराने के समय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो खेल किए, जो वादे किए, वो मुख्यमंत्री पद के लिए किए। मेरे पास प्रमाणित है इस चीज से। लेकिन वहां पे जो संगठनात्मक क्षमता की ताकत है और जो सत्ता का सेंटर पॉइंट बन के रखा है, वो उसने इन सब चीजों को दबा के रखा है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज सोचना और समझकर दिशा पकड़नी चाहिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारी कमजोरी है, और उस कमजोरी की वजह से आज हम कमजोर हैं। लेकिन हम जनता के कामों में,
जनता की लोकप्रियता के मामले में कांग्रेस पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है, चाहे हम उत्तर की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे हम पूर्व और पश्चिम की बात। बहुत साफगोई से आपने कुछ चीज़ों को स्वीकारा है, लेकिन ये आपकी पार्टी का स्वभाव है। बीजेपी का स्वभाव जहां एक विनम्र चुप्पी है ऐसे मसलों पर और उसको कभी सिरे से खारिज करने की बात है, तो आपका स्वभाव, तो अपने स्वभाव से मत छिटकिए, क्योंकि वही आपका मूल चरित्र है। ये अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं, और एक्नॉलेज करते हैं तभी आप कर पाते हैं। रजनी जी, बहुत कंक्लूडिंग टिप्पणी। संगठन आपकी शक्ति है, बड़े बड़े चेहरे आते हैं फिर चले जाते हैं, पार्टी उनकी भूमिका तय करती है, और यही वो बीजेपी है जिस बीजेपी की ताकत इसकी वजह से निरंतर बढ़ती चली जाती है। स्वाभाविक है। देखिए, समाज का स्वरूप जैसे बदल रहा है, अगर समाज की तासीर हम नहीं समझ के आगे बढ़ेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। समाज में जो बदलाव है, बदलाव अलग अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, तो उस बदलाव को समझते हुए नई पीढ़ी को स्पेस और एक्सपोजर देना ही होगा, लेकिन पुरानी पीढ़ी को रिकॉग्नाइजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हम, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात जो देवश्री माली जी कह रहे थे, देखिए ऐसा है कि राजनीति कोई ब्यूरोक्रेसी जैसी नहीं है कि 62 साल में रिटायर होना है तो रिटायर हो गए। राजनीति राजनीति है, राजनीतिक कारणों से चलेगी, बढ़ेगी, निर्णय उसी आधार पर होंगे, और लेकिन फिर भी जो हम तय करते हैं उसको लेकर आगे बढ़ने का हम साहस करते हैं, और साहस में सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता होती है, और उसको क्रियान्वयन तक पहुंचाने का भी साहस वही सब लोग दिखाते हैं जो उसमें निर्णय लेते हैं, और वो सब बड़े नेता हैं। और मुझे लगता है ये खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी के भीतर है कि आज सबसे यंगेस्ट मंत्रिमंडल हमारा है केंद्र का, सबसे ज्यादा ओबीसी एससी को बनाने वाला आजादी के बाद में सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। मुझे लगता है कि इसका लाभ जरूर समाज को होगा। एक चीज़ और जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी विश्लेषण कीजिएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड-2 के बाद जो एक गहरा थपेड़ा हम सभी को लगा है, सरकारों को भी लगा है, केंद्र सरकार को भी लगा है, एक रिव्यू की तरफ भी जाती हुई केंद्र की बीजेपी सरकार दिखी है, परफॉर्मेंस को लेकर भी, और उसने उस राजनीतिक मोह को भी दरकिनार किया है, कम से कम अपने लोगों के लिए, कि नहीं आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप चेहरा भी हैं सरकार का महत्वपूर्ण, लेकिन अब बैठिए, दूसरी भूमिका का इंतजार कीजिए। और प्रधानमंत्री कुछ उसी मोड की तरफ भी जाते हुए दिखें जो 2014 में जब उन्होंने पहली बार पद संभाला था, तब वो जिस मोड पर थे कि नहीं, अगर कहीं धूल है तो उस धूल को तुरंत साफ करना चाहिए, और वो धूल अगर मेरे अपने ड्राइंग रूम के आईने में दिख रही है तब भी मुझे परहेज नहीं करना है, संकोच नहीं करना है। अगर ये जेस्चर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर है, और ये बीजेपी की मदद करेगा। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, बहुत शुक्रिया रजनी जी, बहुत शुक्रिया देवश्री माली जी, नमस्कार।